मैं आज आपके लिए बीए थर्ड ईयर के लिए जो हिस्ट्री की क्लास है वो लेकर आया हूँ। और आपके सिलेबस के अंदर जो सेकंड पेपर है जिसका नाम है राजस्थान का हिस्ट्री एंड कल्चर, उसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट आज हम लोग लेंगे, जिसका नाम है राजस्थान की। पहला टॉपिक है जिसके अंदर दिया हुआ है राजस्थान की भौगोलिक विशेषताएं। तो राजस्थान की भौगोलिक विशेषताओं पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक जानकारी राजस्थान के बारे में बताना चाहूँगा, ताकि क्या है कि स्टूडेंट को सारे कुछ समझ में आ सके कि बेसिक चीज़ क्या होती है। सबसे पहले चलते हैं, राजस्थान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। राजस्थान का क्षेत्रफल अगर सबसे उत्तरतम सीमा माना जाए तो ये कोणा गांव से शुरू होती है। कोणा गांव से, जो कि गंगानगर में है। उत्तरी सीमा कोणा गांव गंगानगर से लेकर दक्षिण में बोरकुंड गांव तक फैली हुई है राजस्थान की सीमा। ये बांसवाड़ा में आता है ये गांव। सबसे पश्चिमतम देखें तो ये कटरा गांव है, इधर कटरा गांव, ये जैसलमेर में है। और सबसे पूरी जगह माना जाए तो ये सिलाना गांव पड़ता है, ये सिलाना विलेज, ये धौलपुर के अंदर आता है। तो अगर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे उत्तरतम स्थल कौन सा है, तो ये कोणा गांव है। सबसे दक्षिणतम स्थान है वो बोरकुंड गांव में है। और सबसे पश्चिमतम कटरा गांव में, जो जैसलमेर में है। सबसे पूर्वी है वो सिलाना गांव धौलपुर में है। अगर ये राजस्थान का उत्तर से दक्षिणतम विस्तार देखा जाए तो ये 826 किलोमीटर पड़ता है ये। और अगर ये इसका पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार देखा जाए तो 869 किलोमीटर लंबा है। फिर अगर राजस्थान की कुल जनसंख्या की बात की जाए, जनरली बता सकता हूँ कि राजस्थान की कुल जनसंख्या है वो 6.85 करोड़ है वर्तमान में। यह जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार बताई गई है। फिर राजस्थान का भारत के अंतर्गत जो कितने प्रतिशत भूभाग पर राजस्थान का क्षेत्रफल फैला हुआ है, अगर राजस्थान का क्षेत्रफल पूछा जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो ये 10.41% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से अगर स्थान पूछा जाए, जनसंख्या की दृष्टि से स्थान, तो ये 7वां स्थान आता है। अगर राजस्थान की जनसंख्या का घनत्व पूछा जाता है तो ये 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आता है। अगर राजस्थान का लिंगानुपात पूछा जाए राजस्थान का लिंगानुपात, तो ये 928 महिलाएं 1000 पुरुषों पर आती है। ये राजस्थान की बेसिक जानकारी है। उसके बाद हम लोग चलेंगे इसकी भौगोलिक विशेषताओं की ओर। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति जो सेकंड पेपर है, उसके अंदर पहला ही पॉइंट टॉपिक है राजस्थान की भौगोलिक विशेषताएं। अगर हम राजस्थान की भौगोलिक विशेषताओं को अगर देखें तो राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से चार भागों में बांटा गया है। नंबर 1, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश।
सेकंड आता है मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश या अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा आता है पूर्वी मैदान और चौथे नंबर पर आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। हमें सबका अलग अलग वर्णन करना है, सबका अलग अलग इनकी स्टडी करनी है। तो हम लोग सबसे पहले मरुस्थलीय प्रदेश की ओर बढ़ेंगे, फिर पर्वतीय प्रदेश अरावली पर्वतीय प्रदेश की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद पूर्वी मैदान की ओर जाएंगे और उसके बाद दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की ओर बढ़ेंगे। तो इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश की ओर इसकी मुख्य विशेषताओं का नॉलेज लेंगे, उसके बाद पूर्वी मैदान और उसके बाद दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की ओर बढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक लेते हैं उत्तर पूर्वी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। इसको आप ए से लिख सकते हैं। ए ऑप्शन में अपन लेते हैं मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा प्राकृतिक भाग है। जैसे राजस्थान को 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, ये प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा माना गया है, सबसे बड़ा प्राकृतिक भाग है ये। सेकंड विशेषता की ओर चलें तो मरुस्थलीय प्रदेश जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61.11% भाग पर फैला हुआ है। ये सवाल कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आरएस के छोटे मोटे कंपटीशन के एग्जाम में कई बार आता है कि राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। तो 61.11% भाग पर इसका विस्तार माना गया है। तीसरा इसकी मुख्य विशेषता है, भारतीय कृषि आयोग ने राजस्थान के 12 जिलों को मरुस्थलीय जिले घोषित किए हैं। 12 जिलों को मरुस्थलीय जिलों के रूप में घोषित किया गया है। मरुस्थलीय जिलों के रूप में घोषित किया गया है। ये 12 जिले हैं जिसके अंदर कुल 61.11% भाग जो मरुस्थल का विस्तार है वो पाया जाता है। फिर अगली विशेषताएं आते हैं अपन 4 नंबर पे। मरुस्थलीय प्रदेश मुख्यतः जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, झुंझुनू, इत्यादि जिलों में ये फैला हुआ है। हालांकि इसके अंतर्गत कुल 12 जिलों को काउंट किया जाता है, लेकिन बड़ा बड़ा विस्तार है वो इन जिलों में पाया जाता है। अगली विशेषता की ओर हम चलते हैं कि राजस्थान के मरुस्थल में कौन कौन सी प्रमुख घासें पाई जाती है। सबसे प्रमुख घास है वो सेवन पाई जाती है, जो जैसलमेर के पास भारत पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर है। दूसरी दामन घास है, वो भी पाई जाती है। ये 2 प्रमुख घासें हैं जो मरुस्थल की प्रमुख रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट विशेषता लेते हैं अपन
मरुस्थलीय पर्वतीय प्रदेश में 3 प्रकार के टीले पाए जाते हैं। जैसे रात को या दिन में जब भी रेत एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ती है तो 3 प्रकार के प्रमुख टीले आकार लेते हैं। नंबर 1 पवनानुवर्ती, नंबर 2 अनुदैर्ध्य और नंबर 3 बरखान। पवनानुवर्ती यानी पवन के अनुरूप उसी दिशा में बढ़ने के कारण बनते हैं। बरखान जो अर्धचंद्राकार टीले कहलाते हैं, इनका आकार अर्धचंद्राकार होता है। तो मरुस्थलीय प्रदेश में प्रमुख रूप से टीले हैं वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं, पवनानुवर्ती, अनुदैर्ध्य और बरखान। बरखान अर्धचंद्राकार टीले होते हैं। एक मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषता और है, जो टीलों के बीच में वर्षा का जल भर जाता है और छोटी छोटी झीलों का निर्माण हो जाता है, जिसे रन कहा जाता है। रन कहा जाता है। ये रन छोटी छोटी निम्न पलया झीलें होती हैं, जो बरसात के पानी जब बरसता है तो इन टीलों के बीच में छोटे छोटे खड्डों के रूप में झीलें बनती हैं, उन्हें रन कहा जाता है। फिर आगे देखें तो मरुस्थलीय पर्वतीय प्रदेश में 3 प्रकार के मरुस्थल को भी 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ईर्ग। ईर्ग है, ये सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय प्रदेश होता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रेत पाई जाती है, यानी रेतीले मरुस्थल को ईर्ग कहा जाता है। जो इसका अगर उदाहरण देखें तो समगांव जैसलमेर के अंदर पाया जाता है, जैसलमेर के आसपास भी ये पाया जाता है। फिर है हम्मादा, ये पथरीला मरुस्थल होता है। ये अगर देखा जाए तो जोधपुर, पाली, सिवाना आदि इलाकों में ये भी पाया जाता है। तीसरा आता है रेग। ये चट्टानी मरुस्थल है। ये नागौरी उच्च भूमि के अंदर पाया जाता है। तो मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर अगर प्रमुख रूप से देखा जाए तो 3 प्रकार के मरुस्थल पाए जा रहे हैं। ईर्ग जो रेतीला मरुस्थल है, उसका उदाहरण देखें तो समगांव जैसलमेर के आसपास पड़ता है। फिर आते हैं हम्मादा। हम्मादा पथरीला मरुस्थल है जो जोधपुर, पाली, सिवाना और बाड़मेर के आसपास पाया जाता है। फिर आता है रेग जो चट्टानी मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, नागौरी उच्च भूमि में पाया जाता है। अगली विशेषता देखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक शब्द आता है खड़ियन। खड़ियन मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाने वाली निम्न पलाया झीलों को खड़ियन कहा जाता है। निम्न पलाया झील को खड़ियन कहा जाता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा विशेषताओं से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। एक आता है शुष्क मरुस्थल और दूसरा आता है अर्ध शुष्क मैदानी भाग। शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मैदानी भाग, ये मरुस्थलीय प्रदेश के 2 पार्ट किए गए हैं। जैसे शुष्क मरुस्थल है,
जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रेत का विस्तार पाया जाता है, जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर इत्यादि एरिया में ये पाया जाता है। अर्ध शुष्क मैदानी भाग, मरुस्थलीय मैदानी भाग कह सकते हैं इसको, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय मैदानी भाग कहेंगे हम लोग। ये जैसे जोधपुर, पाली, जालोर, सीकर, झुंझुनू, नागौर इत्यादि एरिया में ये अर्ध शुष्क मैदानी मरुस्थलीय मैदानी भाग पाया जाता है। इस तरह मरुस्थलीय प्रदेश को हम दो भागों में बांटते हैं। फिर आता है कि मरुस्थलीय भाग जो पूरा रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल है, थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली रेखा को 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहा जाता है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा शेष राजस्थान को थार के मरुस्थल से अलग करती है। फिर ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आगे मरुस्थल को और डिवाइडेशन देखें तो एक 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो मरुस्थल को या थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। तो हम कह सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ये थार मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। नंबर 1, नंबर 2, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा थार मरुस्थल को शेष राजस्थान से अलग करती है। यानी कि थार मरुस्थल और अलग राजस्थान के बीच में जो वर्षा रेखा है वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा को माना गया है। थार मरुस्थल को शेष राजस्थान से अलग करती है। ये जो मेन विशेषताएं हैं थार के मरुस्थल की वो आप लोगों ने देखी। इसके अंदर से कई छोटे छोटे सवाल भी कंपटीशन में आते हैं। कई बार पटवारी, ग्राम सेवक, कांस्टेबल, इनमें जो बेसिक सवाल आ रहे हैं ज्योग्राफी से उठ के, वो सारे के सारे इन्हीं टॉपिक को कवर करते हैं। तो ये आपके थर्ड ईयर के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, और ये अगर कोई स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। फिर अगली विशेषताएं हम देखें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश दूसरी विशेषता की ओर चल रहे हैं। राजस्थान के भौगोलिक विशेषता में दूसरी विशेषता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश नाम से ही पता है, यह अरावली रेंज है जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। तो हम लोग सबसे पहले चलें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश की विशेषताओं में सबसे पहले अगर देखें तो अरावली का विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर माना गया है। यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश अगर इस टाइप से आती है राजस्थान में तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार माना जाता है। अगर हम लोग इसके पूरी लंबाई की बात करें तो अरावली की कुल लंबाई, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर
मानी गई है। कुल लंबाई यानी कि राजस्थान और उसके आगे दिल्ली तक की लंबाई है ये, जो 692 किलोमीटर मानी गई है। अगर कई बार सवाल आता है कि अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में ये जो लंबाई है वो 550 किलोमीटर मानी गई है। तो कुल लंबाई 55692 में से अगर राजस्थान में बात करें तो 550 किलोमीटर पे ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर ये यहाँ से गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर और ये दिल्ली की पहाड़ियों तक, पालम तक ये फैली हुई है, जिसके अंतर्गत अगर ये पालनपुर से दिल्ली तक की लंबाई पूछें तो 692 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर इसका कितना विस्तार है, तो 550 किलोमीटर इसका विस्तार माना गया है। अब चलते हैं इसकी अगली विशेषता की ओर। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 16 ज़िलों में फैली हुई है। 16 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये इसका विस्तार माना गया है। फैली है। फिर नेक्स्ट विशेषता की तरह बात करें तो अरावली राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक यानी कि जो मानसून आता है वो अरावली की पूरी दिशा की ओर बढ़ता है आगे, लेकिन पश्चिम का क्षेत्र पूरा सूखा रह जाता है, क्योंकि अरावली की जो विस्तार है और लंबाई है वो जो मानसून आता है उसके समानांतर है, जिसके कारण इसके पूरी भाग में तो वर्षा की मात्रा अधिक रहती है और पश्चिमी भाग में मानसून पहुंचता नहीं है, जिसके कारण बारिश बहुत कम होती है, सूखा और अकाल की स्थिति रहती है। जिसके जैसे जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर ये सब उसके पश्चिमी क्षेत्र के भाग माने गए हैं। जल विभाजक का कार्य करती है, यानी कि आधे राजस्थान में तो बहुत अच्छी बारिश करवाती है और आधे राजस्थान को ये सूखा रख देती है। फिर अगले नेक्स्ट विशेषता की ओर चलते हैं हम लोग। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9% भाग पर फैला हुआ है, यानी कि अरावली राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9% भाग पर फैली हुई है, जिसके अंदर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% निवास करता है, यानी कि 9% भाग पर फैली हुई है। उसके अंदर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% भाग निवास करता है। ये भी सवाल कई बार आ रहे, इसके अंदर पूछा जाता है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, तो 9% पे, और अगर जनसंख्या पूछे तो ये 10% भाग पर 10% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। अगली विशेषता की ओर चलते हैं। फिर अगली विशेषता देखें तो अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला मानी गई है। ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है और इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ये शब्द है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आरएस के अंदर इसके काल को पूछा गया था कि अरावली पर्वतमाला का निर्माण कौन से काल में हुआ, तो इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। और एक बार और पूछा गया था सवाल, ये किस पर्वत का उदाहरण है, तो ये वलित पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण माना जाता है। यानी अरावली प्री कैम्ब्रियन काल में निर्मित हुई और ये वलित पर्वत का एक उदाहरण है। और विश्व की, एक बार कांस्टेबल में भी सवाल आया था कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, तो इसके अंदर आंसर अपना अरावली पर्वतमाला ही रहेगा। फिर आते हैं अरावली में कुछ दर्रे हैं जो मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ते हैं। जैसे प्रमुख दर्रे की बात करें तो सोमेश्वर नाल,
केवड़ा नाल, इत्यादि दर्रे हैं जो मारवाड़ को मेवाड़ से रास्ता प्रदान करते हैं अरावली पर्वतमाला के बीच में से। फिर नेक्स्ट विशेषता की ओर चलते हैं। अरावली की औसत ऊंचाई अगर माना जाए, अरावली की औसत ऊंचाई जो समुद्र तल से मानी जाती है, औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर मानी गई है। यानी कि अरावली पर्वतमाला समुद्र तल से औसत रूप में 930 मीटर ऊंची मानी जाती है। फिर चलते हैं अरावली की प्रमुख चोटियाँ। आपको पता होगा कि अरावली की चोटियों का क्रम हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। कम से कम आपको 5 चोटियों का सीक्वेंस याद होना चाहिए, जो अवरोही क्रम हो चाहे आरोही क्रम हो। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर मानी गई है। सबसे ऊंची चोटी अरावली की गुरु शिखर है जो 1022 मीटर है। फिर दूसरे नंबर की चोटी देखें तो शेर है, सॉरी ये 1722 मीटर मानी गई है। फिर शेर है 1597 मीटर। तीसरी जरगा आती है 1430 मीटर। आप लोगों को टोटल की 3 ऊंचाई आपको याद होनी चाहिए, गुरु शिखर, शेर और जरगा। फिर आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद में आता है गुरु शिखर, शेर, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़। फिर 6ठे नंबर की चोटी आती है खो और 7वें नंबर की चोटी आती है तारागढ़। तो सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, गुरु शिखर, शेर, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, खो और तारागढ़। सवाल आता है कई बार एग्जाम में, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको याद आना चाहिए, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ को माना गया है और हाल ही के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। फिर एक सवाल अगर घुमा के और दे दे कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची चोटी है, जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ये सीकर के अंदर है और ये आपकी तारागढ़ है, ये अजमेर के अंदर है। तो सीक्वेंस याद करने के क्रम में आप गुरु शिखर, शेर, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, खो और तारागढ़ को आप मान सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे टॉपिक पे फिर मिलेंगे। थैंक यू।